सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो हम क्लास 10 साइंस का 6 चैप्टर जो कि है लाइफ प्रोसेसेस पढ़ रहे थे। एक वीडियो हमारी आ चुकी थी, यानी लेक्चर 1 की वीडियो अपलोड हो चुकी है। ये हमारा लेक्चर 2 है। इसके अंदर हम हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले वाले लेक्चर में हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, जहां फूड कैसे बनता था, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल के जरिए यानी CO2 और वाटर की मदद से फूड बनता था। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, is that mode of nutrition in which an organism cannot make its food from the simple inorganic material like carbon dioxide and water। तो यहां पर जो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, यहां पर जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ये वाला न्यूट्रिशन होता है, वो अपना फूड कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से नहीं बना पाते। तो फूड कहां से मिलता है, एंड डिपेंड्स ऑन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ऑटोट्रॉफ्स। तो ये डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ्स पर, यानी ऑटोट्रॉफ्स अपना खाना बनाएंगे, जैसे प्लांट वगैरह है, तो फिर इनको खाना मिलेगा, यानी इस प्लांट को ही खाएंगे। जैसे एनिमल्स होते हैं या ह्यूमन बीइंग हो गए, हम प्लांट खाते हैं, तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है और इनडायरेक्टली भी डिपेंडेंट होते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल टाइगर है, अब वो डायरेक्टली प्लांट तो खाएगा नहीं, डायरेक्टली ऑटोट्रॉफ को तो कंज्यूम करेगा नहीं, तो वो क्या करेगा, मान लो कोई बकरी है, वो उस प्लांट को खाएगी, अब उस बकरी को ये टाइगर खाएगा, तो इनडायरेक्टली टाइगर भी डिपेंडेंट है किस पर, ऑटोट्रॉफ पर, यानी प्लांट्स पर। इसमें होता क्या है, कॉम्प्लेक्स सा सब्सटेंस होता है, उसको यूटिलाइज किया जाता है और ब्रोक डाउन किया जाता है, सिंपलर वन बिफोर दे कैन बी यूज्ड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ द बॉडी। तो बॉडी के अंदर क्या किया जाता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को ले जाया जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को कंज्यूम किया जाता है और उसके बाद उसको सिंपल फॉर्म में बनाया जाता है, यानी उसके छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं ताकि उसको बॉडी के अंदर स्टोर किया जा सके, या बॉडी के अंदर कहीं ग्रोथ के लिए यूज करना है, यानी एनर्जी की तरह तो यूज किया जा सके। तो ये डिफिनेशन थोड़ी बड़ी है, एक छोटी डिफिनेशन भी है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर यूटिलाइज्ड। वही वाला आप लास्ट वाली लाइन है, बस उतना भी लिख देंगे तो उसी डिफिनेशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, ये तो चाहे ये बड़ी वाली लिख लीजिए चाहे छोटी वाली, बेहतर ये है कि ऊपर वाली लिखेंगे तो बहुत सारी बातें इसके अंदर और कवर हो जाएंगी। बाकी आप चाहे तो ये वाला भी याद कर सकते हैं, जहां सिंपल ये बताया जा रहा है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को हम सिंपल बनाते हैं, छोटे टुकड़े में करते हैं ताकि उसको हम यूज कर सकें। एग्जाम्पल क्या होंगे, आपका एनिमल्स हो गया और फंजाई हो गया। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को क्लासिफाई किया गया है 3 तरह से, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, वो क्या करते हैं, ऑब्टेन इट फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल। तो जो प्लांट डेड हो गए हैं या एनिमल डेड हो गए हैं, वो बॉडी सड़ना शुरू कर देती है, तो वो जो सड़ रही है बॉडी, उसी से फूड ले लेते हैं। तो उस बॉडी के अंदर कुछ मिनरल्स रहे होंगे, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सारी चीजें रही होंगी, तो वहीं से लेकर ये लोग ग्रो कर जाते हैं। जैसे आपका फंजाई हो गया, फंजाई के अंदर आपका क्या हो सकता है, ब्रेड मोल्ड, मशरूम और यीस्ट। ये एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, इसीलिए सारे एग्जांपल मैंने लिख दिए, क्योंकि 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकता है कि मशरूम किस कैटेगरी में आता है, तो इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया। पैरासिटिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिज्म डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स होस्ट विदाउट किलिंग इट। तो ये लिविंग थिंग से अपना फूड लेते हैं, लिविंग प्लांट हो गया, लिविंग एनिमल हो गया या ह्यूमन बीइंग हो गया, कहीं से भी ये लोग अपना फूड ले लेते हैं बिना उसको किल किए, यानी एनिमल की बॉडी से या ह्यूमन की बॉडी से अपना फूड निकाल लेंगे और वो बंदा जहां से जिससे निकाला गया है वो मरेगा भी नहीं। तो ऐसे तरह के न्यूट्रिशन को हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको पैरासाइट्स कहते हैं। एग्जाम्पल ये आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, इसीलिए मैंने एग्जाम्पल ये लिख दिया। कस्कुटा हो गया, यानी अमरबेल, टिक्स, लाइस, लीचेस, टेपवर्म। तो यहां देख सकते हैं कस्कुटा इसे अमरबेल कहते हैं। ये येलो कलर का आप देख सकते हैं, थ्रेड जैसा कुछ है, धागे जैसा, पतला पतला रस्सी जैसा कुछ लग रहा है। तो आप देख सकते हैं ग्रीन प्लांट्स के ऊपर ये चढ़े हुए हैं, तो ये खुद अपना फूड नहीं बनाते बल्कि ये प्लांट से चिपक जाते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट देखा तो वहीं जाके चिपक गए और वहां से उस ग्रीन प्लांट से अपना फूड ले लिए। और ये टिक्स हो गया, ये एक तरह का स्पाइडर होता है, इसको काटने से कोई स्पाइडरमैन तो नहीं बनता, लेकिन ये ब्लड निकाल लेता है बॉडी से और अपना फूड की तरह यूज करता है। तीसरा लाइस हो गया, ये आपकी सर की जूं है, जिसको जूम करके दिखाया गया है, तो इस तरह से कुछ दिखती है। ये भी क्या करती है, आपकी हेड से ही ब्लड निकालते हैं, फूड की तरह यूज करते हैं। तो ये भी क्या हो गया, पैरासिटिक न्यूट्रिशन हो गया। फिर लीचेस हो गया, जिसे जोंक कहते हैं। जो विलेज एरिया के अंदर रहते होंगे वो अच्छे से जानते होंगे कि ये तालाब में नहाते समय अक्सर चिपक जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, ऐसे देख सकते हैं, ये ब्लड यहां से सक करते हैं, तो उस ब्लड को फूड की तरह यूज करते हैं। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर इस तरह का न्यूट्रिशन होता है वो क्या करते हैं, टेक कॉम्प्लेक्स फूड, ऑर्गेनिक फूड मटेरियल्स इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। तो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बॉडी के अंदर लेते हैं, यानी सिंपल चीजें नहीं खाते बल्कि कॉम्प्लेक्स चीज इंजेशन के जरिए बॉडी के अंदर ले जाते हैं।
यानी खाना खाने वाला जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंजेशन। अब ये जो इंजेस्टेड फूड है, जैसे इंजेक्शन होता है ना, उसी तरह से इंजेशन, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। इंजेक्शन क्या करता है, बॉडी के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, तो ऐसे बॉडी के अंदर फूड ले जाए हमारा इंजेक्शन हो गया। या इन से भी याद कर सकते हैं, बॉडी के अंदर इन हो रहा है, उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है, उसको पचाया जाता है खाना, और एब्जॉर्ब हो जाता है फिर बॉडी सेल के अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल्स आपके ह्यूमन हो गए और एनिमल्स हो गए। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो ये भी एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करता है, फूड देखा जहां पर भी, जैसे यहां दिख रहा है, अगर यहां पर भी फूड है तो क्या करेगा, एक फिंगर की तरह से कुछ बनाएगा। ठीक है, अमीबा टेक्स फूड यूजिंग टेम्परेरी फिंगर लाइक एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल। तो जहां पर भी खाना देखेगा तो ऐसे फिंगर जैसा बना लेगा, जैसे आप देख सकते हैं ये फिंगर जैसा, ये बढ़ जाएगा इधर और इस तरह इसको कवर कर लेगा। यानी देख सकते हैं ये पूरा कवर कर लिया, फूड भाग नहीं सकता इधर उधर। तो ये जो जहां पर फूड फंसा हुआ है उसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल, और फूड पार्टिकल अंदर है, और जो फिंगर है इसको हम सूडोपोडिया कहते हैं। इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन विच देन डिफ्यूज इनटू साइटोप्लाज्म। तो यहां पर इस जगह पर क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, तो अमीबा डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता, तो यहां पर उसको डाइजेस्ट करता है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटता है, और उसके बाद इस सेल के अंदर यहां चला जाता है, इसके साइटोप्लाज्म के अंदर। Thus remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out। और जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता वो सरफेस पर आ जाता है इधर उधर कहीं, और फिर यहां से बाहर निकल जाता है। ठीक है, एक और एग्जांपल पैरामूसियम का दिया हुआ है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, एक आध लाइन में पूछा जा सकता है। एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसका एक डेफिनेट शेप होता है, जैसे कि अमीबा केस में देखे, जहां फूड देखा अपना शेप चेंज कर लिया और वहां फिंगर बना दिया। लेकिन पैरामूसियम ये अपना फिक्स शेप होता है, ये शेप अपना नहीं चेंज करते, और फूड क्या करते हैं, टेकन इन एट स्पेसिफिक स्पॉट, ये कहीं से भी खाना नहीं ले सकते। यानी अगर यहां खाना देखा तो ऐसे नहीं कि यहीं से ले लिया, बल्कि क्या ऐसे होता है, फूड इज मूव टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ सेल। अब एक ही जगह फूड ये ले जाएगा बॉडी के अंदर, जैसे ये है, इसको हम कहेंगे माउथ। ठीक है, तो इसके डायग्राम को नहीं याद रखना, अगर याद रखना है तो सिर्फ ऐसे स्ट्रक्चर याद रख लेना है, और ये सीलिया ये याद रखना है, और यहां माउथ होता है, बस ये दो चीज। तो इस सीलिया की मदद से, हेयर जैसा है तो इसको सरकाते हुए ऐसे ऐसे लेते जाएगा और माउथ के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम अपनी मेन चीज स्टार्ट करते हैं, वो क्या है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी यहां माउथ से लेकर और एनस तक, ये पूरी जो ट्यूब है इधर चलते हुए पूरा घूमते फिराते हुए जो यहां एनस तक है, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। अब सबसे पहले क्या होगा, फूड बॉडी के अंदर जाएगा तो कैसे जाएगा, माउथ के जरिए जाएगा। यानी माउथ क्या करेगा, इनटेक ऑफ फूड, फूड को बॉडी के अंदर ले जाएगा, और इस माउथ को हम बकल कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप याद रखिएगा, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम आपको बनाना है, सिंपल सा डायग्राम है, कई बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो माउथ के अंदर फूड चला गया। अब इस बकल कैविटी यानी माउथ के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आपका टीथ हो गया, टंग हो गया, सलाइवरी ग्लैंड्स हो गया। तो अब देख लेते हैं उनका काम क्या है। तो जो बकल कैविटी के अंदर यानी आपके माउथ के अंदर जो टीथ लगा है वो क्या करता है, क्रश करता है फूड को, यानी चबाता है उसको और छोटा छोटा टुकड़े में बांटता है। फिर आपका सलाइवरी ग्लैंड्स है, ये दूसरे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये आपकी ये टंग है। ठीक है, तो इस टंग के नीचे यहां पर एक सलाइवरी ग्लैंड होता है, यहां से सलाइवा निकलता है। इसीलिए आप देखिए जो आपका सलाइवा होता है यानी जो लार होती है वो आपके टंग के नीचे बनती है ज्यादातर। जब कोई अच्छा खाना देखते हैं तो मुंह में पानी आता है, तो कहां से आता है, वो टंग के नीचे आता है। और एक सलाइवरी ग्लैंड आपकी ऊपर होती है, एक और होती है, लेकिन ये दो मेन है, इसको भी नहीं याद रखना कि कहां होती कहां नहीं, बस आप ऐसे ध्यान रखिए कि दो सलाइवरी ग्लैंड है यहां पर, और एक ऊपर से यहां से सलाइवा निकलेगा यानी लार निकलेगी, और एक नीचे से। तो ये जो सलाइवरी ग्लैंड है वो क्या करते हैं, सिक्रीट सलाइवा, सलाइवा निकालते हैं यानी लार निकालते हैं। अब इस लार के अंदर क्या होता है, विच कंटेन्स एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज। तो इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम सलाइवरी एमाइलेज कहते हैं। तो हम सलाइवरी एमाइलेज के बारे में जान लेते हैं। ये क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट के बारे में मैंने फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के में पढ़ाया है कि कैटेलिस्ट क्या होते हैं, किसी भी रिएक्शन को तेज करते हैं, लेकिन खुद उसमें यूज नहीं होते वो, बस उनका काम ये होता है रिएक्शन को फास्ट करा दो। तो सलाइवरी एमाइलेज क्या है, बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट है, यानी जो बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शन हो रही है, यानी बॉडी के अंदर जो रिएक्शन होगी वो बायोलॉजिकल रिएक्शन उसको तेज करा देंगे, यानी उसकी स्पीड बढ़ा देंगे। और इन बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट का एक अलग से हम नाम रखते हैं, वो क्या है, एंजाइम्स। तो सलाइवरी एमाइलेज क्या है, एक एंजाइम है यानी एक बायोलॉजिकल कैटेलिस्ट है। इसका काम क्या है,
ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। तो जो फूड के अंदर स्टार्च होगा, पहले खाना लोगे मुंह के अंदर जाएगा, तो उस फूड के अंदर जो स्टार्च होगा उसको ये सलाइवा यानी सलाइवा के अंदर जो सलाइवरी अमाइलेज है वो शुगर में कन्वर्ट कर देगा। यानी आपका फूड का डाइजेशन अब स्टार्ट हो गया। टीथ के जरिए फिजिकल डाइजेशन शुरू हुआ, अब यहां केमिकल डाइजेशन शुरू हो गया। इसीलिए कहा जाता है फूड को अच्छे से खाने को चबाना चाहिए, क्योंकि जितने टाइम तक वो माउथ में रहेगा उतना ज्यादा सलाइवरी अमाइलेज उस पर वर्क कर पाएंगे। क्योंकि आजकल हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज खाते हैं। पहले के लोग सिंपल खाना खाते थे, लेकिन आज हम कॉम्प्लेक्स चीज खाते हैं। तो ये जरूरी है कि हम माउथ के अंदर उसको थोड़ा देर तक रखें, ताकि अच्छे से ये जो स्टार्च है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाए। और माउथ में क्या होता है, मस्कुलर टंग होता है या सिंपल कहें टंग होता है। फूड इज मिक्स थॉरली विद द सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ व्हाइल च्यूइंग। तो चबाते हुए इस टंग की मदद से सलाइवा और फूड को मिक्स किया जाता है। आप देखिए जब खाना खा रहे हो तो आपकी टंग इधर उधर चलती रहती है, वो क्या करती है, फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती रहती है। मिक्सिंग वाला प्रोसेस होता है, तो ये टंग करती है। अब खाने को अच्छे से चबा लिया, अब क्या काम बचता है कि अब उसको पेट में पहुंचाया जाए। तो उसको पहुंचाएंगे कहां से, उसके लिए एक ट्यूब है जिसे हम एसोफेगस कहते हैं। ये पूरा यहां से लेके यहां तक है, ठीक है, इसको एसोफेगस कहते हैं। द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू इट। तो खाना इसी के जरिए स्टमक तक पहुंचता है। अब खाना पहुंचता कैसे है, कोई मशीन लगी है कि यहां चला जाए, तो उसमें एक सिस्टम काम करता है। ये जो एसोफेगस है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड। तो ये रिदम के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी सिकुड़ता है, ऐसे दबता है। जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ऐसे दब रहा है, यहां पर अलग अलग जगह पर ऐसे दब रहा है। तो ये क्या करता है, जब दबाता है तो फूड नीचे की तरफ सरकता है, ठीक है, देख सकते हैं आप कायदे से। तो इस तरह के मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यानी ये जो दबाने वाला प्रोसेस है, ऐसे दबा रहा है, फूड नीचे चला गया तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच आ रहा है, तो इसे हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और ये कहां तक चलती है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर्स ऑल अलोंग द गट। यानी जब आपके फूड एसोफेगस के अंदर पहुंचता है तो वहां से लेके एनस तक ये पूरा इसी तरह से फूड चलता है। वरना कोई मशीन लगी है उसको आगे भेजे, तो अपना इसी मूवमेंट के जरिए वो पहुंचता रहता है, सरकता रहता है फूड। तो अब फूड एसोफेगस की मदद से स्टमक के अंदर पहुंच गया है। तो जैसे स्टमक के अंदर पहुंचता है वो क्या करता है, एक्सपैंड्स व्हेन फूड एंटर्स। तो जब खाना पहुंचता है तो जितना खाना होता है उसी के हिसाब से वो एक्सपैंड करता है, फैलता है। अब इस स्टमक की वॉल में क्या होते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड्स यानी जहां से भी कोई केमिकल निकलता है उसे हम सिंपल लैंग्वेज में ग्लैंड्स कहते हैं। तो जो स्टमक की वॉल में ग्लैंड्स होते हैं, यानी स्टमक की जो अंदर की वॉल है वहां से जो केमिकल निकलते हैं जिस जगह से, उसे हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। और ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं HCl, पेप्सिन एंड म्यूकस। ठीक है, स्टमक के अंदर खाना आ गया, अब स्टमक की वॉल से, गैस्ट्रिक ग्लैंड से तीन चीजें निकलती हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, पेप्सिन हो गया और म्यूकस हो गया। अब HCl का यहां काम क्या होता है, पेप्सिन क्या कहता है HCl से कि भैया देखो हमारा काम प्रोटीन डाइजेस्ट करना है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हमको एसिड वाला एटमॉस्फेयर चाहिए। जब यहां एसिड होगा आसपास तभी मैं प्रोटीन को डाइजेस्ट कर पाऊंगा। तो HCl कहेगा ठीक है कोई बात नहीं। तो HCl का काम इतना होता है कि वो क्या करता है, क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। तो पेप्सिन को काम करने के लिए HCl का होना जरूरी है। तो HCl बॉडी के अंदर पहुंच जाएगा, यानी स्टमक के अंदर बन जाएगा और फूड में चला जाएगा, तब जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो पेप्सिन का काम समझ गए। अब म्यूकस का काम क्या होता है, अब खुद सोचिए, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक के अंदर होगा तो स्टमक की वॉल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड तो स्टमक को जला देगा, तो उसको बचाने के लिए ये म्यूकस निकलता है। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड। तो स्टमक की जो अंदर वाली लेयर है उसको बचाता है एसिड के एक्शन से, यानी एसिड यहां पर अटैक नहीं कर पाएगा, बस खाली फूड में ही रहेगा, फूड में ही एसिड मिलेगा और इस वॉल पर नहीं अटैक कर पाएगा। अब फूड क्या हो गया, स्टमक से निकल के कहां पहुंच गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमक इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर मसल। तो यहां पर कहीं स्फिंक्टर मसल होती है। अब स्टमक से इंटेस्टाइन में जाने के लिए इससे पास होना पड़ेगा। स्फिंक्टर क्या होता है, दबाने वाला। यानी जब तक स्टमक के अंदर अपना काम चलता रहेगा, पेप्सिन निकलता रहेगा, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता रहेगा और HCl अपना काम करता रहेगा, तब तक ये बंद रहेगा। और जब इसके अंदर जाना होगा कि भैया अब यहां काम हो गया, अब उसको स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेजो, तब ये ओपन हो जाएगा, खुल जाएगा और थोड़ा थोड़ा करके वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड जाना शुरू कर देगा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये सबसे लंबा पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का, यानी करीब
7 मीटर्स के अराउंड इसकी लेंथ होती है। ये देख सकते हैं अंदर ये जो पाइप जैसा बना हुआ है इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और ये किस तरह से होते हैं, एक्सटेंसिव कॉइलिंग, कॉइल की फॉर्म में, यानी राउंड राउंड उसको लपेटा गया होता है। दूसरे डायग्राम में इसे देख सकते हैं, तो ये पाइप जैसा है और इसको बिल्कुल लपेट दिया गया है, तो ये क्या है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है। अब यहां क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, इट इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब फूड पहुंचता है तो यहां जाकर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं। डाइजेस्ट मतलब इस तरह बन जाते हैं कि अब बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर सकती है। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ है वो सबकी सेम नहीं होती। कुछ एनिमल्स होते हैं जिनकी ज्यादा लंबी होती है, कुछ की छोटी होती है। तो जो हार्बीवोरस होते हैं, यानी जो ग्रास वगैरह, प्लांट्स वगैरह खाते हैं, उनको लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन की जरूरत पड़ती है, यानी उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो प्लांट्स वगैरह खाते हैं, ग्रासेस खाते हैं, और उसके अंदर सेलुलोज होता है जिसको डाइजेस्ट करना होता है, और सेलुलोज आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता, इसीलिए इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है, ताकि वो धीरे धीरे करते करते वो सेलुलोज पूरे उसके पाथ में चलते हुए वो डाइजेस्ट हो जाए। वहीं जो कार्निवोर्स होते हैं, यानी जो मीट वगैरह खाते हैं, जैसे आपका लॉयन हो गया, टाइगर हो गया, इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो शॉर्ट होती है। यानी हार्बीवोरस के कंपैरिजन में हम देखें तो कार्निवोरस के स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी होती है, क्योंकि वहां पर कोई सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाली प्रॉब्लम नहीं होती। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर काम कैसे होता है उसको मैंने सिंपल लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की है डायग्राम से। ये डायग्राम जो भी मैं आपको दिखा रहा हूं ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए है, याद रखने की एक टेक्निक है, और इस तरह एग्जाम में नहीं बनाना है, बल्कि इसको आप डायग्राम समझ लेंगे तो इसको एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे कैसे काम होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जैसे मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का पूरी तरह डाइजेशन होता है। तो डाइजेशन किसकी मदद से होता है, दो लोग होते हैं जो असल काम करते हैं। पहला काम आपका लीवर करता है, दूसरा पैनक्रियाज करता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फूड पहुंचा है स्टमक से वो एसिडिक होगा, क्योंकि स्टमक के अंदर HCl निकला था, एसिड निकला था। अब पैनक्रियाज की एसिड से नहीं बनती। पैनक्रियाज कहेगा भैया हमारा एसिड से कुछ लेना देना नहीं है, एसिड रहेगा तो हम काम नहीं करेंगे। तो लीवर कहेगा ठीक है भाई ठंड रख, मैं काम कर देता हूं तुम्हारा। तो लीवर क्या करेगा, दो चीज निकालेगा, एक तो आपका बाइल जूस है और दूसरा बाइल सॉल्ट है। बाइल जूस क्या करेगा, जो फूड एसिडिक है यानी स्टमक से निकलने वाला फूड एसिड होगा उसके अंदर, उसको क्या कर देगा, अल्कलाइन बना देगा, यानी वाटर सॉल्युबल बेस में बदल देगा। और दूसरा काम क्या करेगा, बाइल सॉल्ट की मदद से करेगा। पैनक्रियाज से कहेगा तुमने कहा था कि हमको एसिड मीडियम नहीं चाहिए, चलो एक काम कर दिया, दूसरा काम भी हम तुम्हारा कर देते हैं। बाइल सॉल्ट की मदद से क्या करेगा, जो फैट के बड़े बड़े गोले होंगे, लार्ज ग्लोब्यूल्स होंगे, उसको वो छोटा कर देगा। ठीक है, तो दो काम करेगा, एक तो एसिड वाले फूड को बेस में कन्वर्ट करेगा यानी अल्कलाइन बना देगा, और दूसरा जो बड़े बड़े फैट के टुकड़े होंगे उसको छोटा कर देगा। अब पैनक्रियाज कहेगा अब हम अपना काम करेंगे। तो पैनक्रियाज निकालेगा क्या, पैनक्रियाटिक जूस। दो तरीके के जूस निकलेंगे, एक होगा आपका ट्रिप्सिन और दूसरा लाइपेज। अब ये काम क्या करेंगे अभी हम आगे देखेंगे, ये तो सिर्फ एक डायग्राम के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएं कहां से क्या निकल रहा है। अब ये दोनों जब अपना काम कर लेंगे तब स्मॉल इंटेस्टाइन कहेगा अब हम भी कुछ काम कर लें, ठीक है कर लो। तो येलो कलर की आप जो देख रहे हैं ये वॉल होगी, यानी ये क्या है, वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन इस तरह नहीं दिखती, मैंने दिखाया है वो कॉइल की तरह होती है, लेकिन ये सिर्फ एक फ्लो डायग्राम की तरह समझ सकते हैं। अब इस वॉल के अंदर एक ग्लैंड्स होता है, यानी इस वॉल से कुछ केमिकल निकलेगा, तो इस वॉल वाली ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन ग्लैंड। अब जो इंटेस्टाइन की ग्लैंड है यानी इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है वहां से क्या निकलेगा, इंटेस्टाइनल जूस निकलेगा, यानी इंटेस्टाइनल जूस निकल के इंटेस्टाइन के अंदर चला जाएगा। उसके बाद ये सारा काम हो जाएगा, फूड एकदम सिंपल हो गया, बॉडी कहेगी अब हम एब्जॉर्ब करने के तैयार हैं। तो एब्जॉर्ब कहां से होगा, ऐसे आप देख सकते हैं फिंगर जैसा ही निकला हुआ है, यहां से एब्जॉर्ब होगा। अब ये फिंगर जैसा क्यों बना होता है, इसलिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फूड एब्जॉर्ब हो सके, यानी अब फूड यहां से भी एब्जॉर्ब हो जाएगा, यहां से भी, ये पूरी सरफेस पे इस तरह से सरफेस एरिया इसका बढ़ जाएगा। ठीक है, पूरा यहां से लेके ये इस तरह से पूरा एब्जॉर्ब हो सकता है, तो एरिया बढ़ जाएगा तो फूड ज्यादा ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसी तरह पूरे इंटेस्टाइन के अंदर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम विली कहते हैं। ठीक है, तो ये एक डायग्राम है, आप देख लिए। अब हम चीजों को अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसा हम देख चुके हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लीवर भी अपना मटेरियल भेजेगा और पैनक्रियाज भी भेजेगा। तो लीवर क्या चीज डालेगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, वो आपका बाइल जूस हो गया। बाइल जूस का काम क्या होगा कि एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक अल्कलाइन, यानी जो एसिड है उसको अल्कलाइन में बदल देगा। अल्कलाइन यानी वाटर सॉल्युबल बेस।
और जो बाइल सॉल्ट है वो क्या करेगा, ब्रेक्स डाउन द लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, यानी जो बड़े बड़े गोले होंगे फैट के उनको छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देगा। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन, ठीक है। अब पैंक्रियास क्या करेगा, पैंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करेगा। दो तरीके के जूस होते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या है, डाइजेस्टिंग प्रोटीन या प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। लाइपेज ब्रेकिंग डाउन एमल्सिफाइड फैट। अब जो फैट का छोटा छोटा टुकड़ा हुआ था उसको और छोटे टुकड़े में तोड़ते हैं, यानी इतना छोटा कर देते हैं जितना बॉडी आसानी से एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। तो पैनक्रियास से ये दो चीज निकलती हैं, काम भी देख लिया आपने। अब जो हमने देखा था इंटेस्टाइन की वॉल से जो ग्लैंड होते हैं वहां से जो निकलता है इंटेस्टाइनल जूस, उसका काम क्या होता है, तो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, एक तो जो प्रोटीन होता है उसको अमीनो एसिड में बदल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदल देते हैं और फैट को फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के अंदर बदल देते हैं, ठीक है। तो वॉल जो इंटेस्टाइन की है वहां से जो केमिकल निकलता है वो ये सारे काम करता है। और जो इंटेस्टाइन की वॉल है उसके बारे में मैंने बताया था, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ऑन इनर लाइनिंग ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी जो अंदर वाली सरफेस होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, जैसा कि आप लेफ्ट वाले डायग्राम में देख सकते हैं ऐसे पाइप जैसा होता है ये, और अंदर साइड अगर आप देखेंगे तो ऐसे कांटे कांटे जैसा निकला है। इसको जूम फोटो ये वाली है, ऐसे निकला होता है। तो क्या होता है, फूड पूरा यहां से लेके इस सरफेस पे चारों तरफ पूरा एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ज्यादा एरिया मिल जाता है एब्जॉर्ब करने के लिए। रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल विच टेक द एब्जॉर्ब फूड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। तो यहां पर ब्लड वेसल होती है, यानी खून की नसें वगैरह होती हैं, तो फूड आते हुए सीधे इस ब्लड के अंदर चला जाता है चारों तरफ से, और फिर ये फूड पूरे सेल तक पहुंचता है जहां से एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड निकल के कहां जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन आपकी कौन सी है, ये वाली जो आप देख सकते हैं, ये बाहर वाला जो पूरा है ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन यहां से कनेक्ट है और उसके बाद यहां से घूम के जाएगी। तो जितना फूड एब्जॉर्ब होना था वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया। अब जो अनएब्जॉर्ब फूड है उसको लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भेज दिया गया। ये क्या करता है, इट्स वॉल एब्जॉर्ब मोर वाटर फ्रॉम दिस मटेरियल, तो इसके मटेरियल के अंदर से और पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब जो बचा मटेरियल वो अब किसी काम का नहीं है, वेस्ट है। द रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी वाया एनस, तो इस एनस के जरिए फूड बाहर निकल जाता है। द एग्जिट ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल इज रेगुलेटेड बाय एनल स्फिंक्टर, तो यहां पर भी एक स्फिंक्टर होता है, यानी जब जरूरत पड़ती है, यानी जब फूड को बाहर निकालना होता है तब ये ओपन होता है, वरना ये क्लोज रहता है, ठीक है। तो पार्ट्स वगैरह भी आप देख सकते हैं, ये आपका लीवर हो गया, ये बाइल डक्ट है जहां से बाइल जूस अंदर आएगा, और ये आपका गाल ब्लेडर है जहां से ये जूस वगैरह बनता है, ये स्टमक है आपका, ये अंदर वाली जो पतली वाली है स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो मोटी वाली है लार्ज इंटेस्टाइन है, ये आपका लीफ जैसे कुछ बना हुआ है ये आपके पैनक्रियाज हैं। अब एक सवाल ये भी उठता है कि इस स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी होती है लार्ज इंटेस्टाइन से, यानी वो ज्यादा लंबी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पतली होती है। अगर इसकी मोटाई देखें स्मॉल इंटेस्टाइन की तो ऐसे है, और लार्ज इंटेस्टाइन की मोटाई ज्यादा होगी। लेंथ तो इसकी लंबी है स्मॉल इंटेस्टाइन की, लेकिन इसका जो डायमीटर है, क्रॉस सेक्शन है, वो कम है, इसीलिए हम स्मॉल कहते हैं, ठीक है। शॉर्ट नहीं कहते, शॉर्ट मतलब तो लेंथ में छोटी, तो लेंथ में तो छोटी है नहीं, ये तो लंबी है। तो आपने देखा कि फूड किस तरह से डाइजेस्ट होता है, बहुत तरीके के एंजाइम्स निकलते हैं। एक क्वेश्चन जनरल है, वैसे याद करने के लिए नहीं है, अगर ये एंजाइम्स ना होते तो क्या फूड डाइजेस्ट ना होता, डाइजेस्ट होता, लेकिन कितना टाइम लगता। जो एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर निकलते हैं जिसे हम कैटलिस्ट कहते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, वो रिएक्शन को तेज कराते हैं, इसीलिए हमारा खाना 3 से 4 घंटे के अंदर डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर ये एंजाइम ना होते तो 2.3 बिलियन ईयर्स लगते हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में, यानी एक बार खा लिया और दुनिया से चला गया, लेकिन फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया उसका, तो इतना टाइम लगता। तो ये एंजाइम्स हमारे जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको फास्ट कर देते हैं, फास्ट क्या बहुत ही ज्यादा फास्ट कर देते हैं। अब एक एक्टिविटी है 6.3, इसको देख लेते हैं। आपको 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, उसके अंदर 1 ml स्टार्च सोल्यूशन डाल देना है, यानी ये 2 टेस्ट ट्यूब है, यहां पर आपने दोनों में स्टार्च सोल्यूशन डाल दिया ए और बी के अंदर। अब जो टेस्ट ट्यूब ए है उसके अंदर 1 ml सलाइवा डाल देना है और 20 to 30 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है बिना कुछ डिस्टर्ब किए। उसके बाद क्या करेंगे, कुछ ड्रॉप डालेंगे आयोडीन सोल्यूशन की दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर, यानी इस ए वाले के अंदर हम सलाइवा डालेंगे और बी वाले में नहीं डालेंगे। अब दोनों में क्या डालेंगे, आयोडीन का सोल्यूशन डालेंगे, ठीक है, ए और बी दोनों के अंदर। अब यहां पूछ रहा है इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व अ कलर चेंज, तो कलर चेंज किसमें होगा, चेंज ऑफ कलर इज ऑब्जर्व इन टेस्ट ट्यूब बी, तो टेस्ट ट्यूब बी के अंदर कलर का चेंज ऑब्जर्व होगा। आयोडीन क्यों डाला जाता है, यह पता करने के लिए कि स्टार्च है या नहीं है।
तो दूसरा क्वेश्चन उसी से रिलेटेड पूछा गया है, व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन टू टेस्ट ट्यूब। तो स्टार्च इज एब्सेंट इन टेस्ट ट्यूब ए बट प्रेजेंट इन बी। तो आप देखेंगे बी वाले के अंदर कलर चेंज हो गया, यानी ब्लू ब्लैक हो गया, यानी बी के अंदर स्टार्च है। अगर स्टार्च होगा तो आयोडीन डालने पे ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा उसका, ठीक है, सिंपल सी बात। अब बी वाले में चेंज हो गया, यानी बी के अंदर स्टार्च है, ए के अंदर नहीं है, लेकिन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने स्टार्च डाला था, ए वाले के अंदर सलाइवा भी डाल दिया था। इससे क्या पता चलता है? तो लास्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है, व्हाट डज दिस टेल्स अबाउट द एक्शन ऑफ सलाइवा एंड स्टार्च। तो ए वाले के अंदर स्टार्च के साथ हमने सलाइवा डाला था, तो हुआ क्या, सलाइवा कंटेन्स एन एंजाइम्स एमाइलेज व्हिच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। तो स्टार्च सॉल्यूशन तो हमने दोनों में डाला था, लेकिन सलाइवा ने टेस्ट ट्यूब ए के अंदर उस स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया। अब शुगर की वजह से थोड़ी ना कलर चेंज होगा, इसीलिए कलर चेंज टेस्ट ट्यूब ए के अंदर नहीं हो पाया, क्योंकि वहां जो स्टार्च था वो शुगर बन चुका था सलाइवा की वजह से। तो ये जो पूरा न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस था, इसमें क्या हुआ था, जो आपका कॉम्प्लेक्स फूड था उसको सिंपल फूड में बनाया गया, इस फॉर्म में बनाया गया कि बॉडी एब्जॉर्ब कर सके। अभी एनर्जी में कोई कन्वर्जन नहीं हुआ, सिर्फ फूड से ही रिलेटेड वाला मामला हुआ, यानी अब फूड इस हालत में पहुंच चुका है कि बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर ले। तो ये यहां आके न्यूट्रिशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाता है ह्यूमंस के लिए। ओके, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिए। और मैंने फेसबुक पेज भी बनाया है, तो वहां से भी पेज को लाइक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और वहां से भी अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा लेंगे, तो नई वीडियो आते ही आपको पता चल जाएगा। ओके, थैंक यू।